करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर द अपकमिंग सेट एग्जाम्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। बेसिकली हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ टॉपिक्स भी रिवाइज कर रहे हैं, राइट। ये स्ट्रेटजी बहुत बेनिफिशियल रहती है। ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सपोज हम 25 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम 25 टॉपिक्स भी तो रिवाइज कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हॉक्स जीन्स, यूनिट कौन सी थी? डेवलपमेंटल बायोलॉजी, राइट। नो मैटर व्हाट, आप सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीएसआईआर का सिलेबस सेम होता है, एलएस। तो हॉक्स जीन हमारे पास एक टॉपिक है, इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो हमने देखा है, प्लस क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे म्यूटेशंस पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब चीजें भी हमने डिस्कस करी है। और मैं साथ के साथ बताती चलती हूँ, ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। स्टार्ट करते हैं। विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कंपेयर द मीन बॉडी मास? क्या गिवन है? मीन बॉडी मास अमंग द 4 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस ऑफ फ्रो। जब भी क्वेश्चन देखते हो हाईलाइट कर लिया करो। स्टैटिक टेस्ट है कौन सा? टू कंपेयर द मीन बॉडी मास, मीन ऑफ 4 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका वन वे अनोवा। वन वे अनोवा, बाकी टेस्ट भी हम देखेंगे, बाकी ऑप्शंस भी हम देखेंगे क्यों इनकरेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज वन वे अनोवा। इसका बेसिक गोल क्या है? इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। In this case body mass, means of continuous variable। जब भी क्वेश्चन आता है when you compare the means of 3 or more independent groups, 3 or more independent groups, हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, दैट इज अनोवा। इसको यूज किया जाता है। सिमिलरली student t test, it is only used to compare the means of exactly 2 independent groups। अगर 2 independent groups है उनके मीन में कंपैरिजन निकालना है तो हम student t test यूज करते हैं। 2 independent groups। chi square test बेसिकली कैटेगरीली या फिर नॉमिनल डेटा, जैसे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी हो, प्रोपोर्शंस काउंट करने हो। कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स जैसे बॉडी मास है उनके लिए नहीं, कैटेगोरिकल और नॉमिनल डेटा। एग्जाम्पल लाइक काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज। देन वी हैव मैन-विटनी यू टेस्ट। दिस इज नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक 2 स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक। आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सपोजिटली आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई हो गया है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो आपको ये रिवाइज करना है और कुछ कीवर्ड्स याद रख लेना है। लास्ट मोमेंट पे ऐसे ही रिवीजन होती है, बहुत इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी है। मैन-विटनी यू टेस्ट ये कंपेयर करता है 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जब डेटा ऑर्डिनल है या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यू टेस्ट, मैन-विटनी यू टेस्ट, इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। कंपेयर करता है 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को, 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स कब? व्हेन डेटा इज ऑर्डिनल या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इन SDS page, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट एक्ट्स अपॉन प्रोटीन्स प्राइमरीली बाय, बेसिकली रोल पूछा है SDS का। in page is polyacrylamide gel electrophoresis।
इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, क्लीविंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स स्पेसिफिकली। सेकेंड ऑप्शन, इम्पार्टिंग अ यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज टू मास रेशियो एंड डीनेचरिंग सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। थर्ड ऑप्शन, बाइंडिंग एक्सक्लूसिवली। जब भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाते हैं ऑप्शन को डाउटफुल रखा करो। नेक्स्ट ऑप्शन, फ्लोरेसेंटली लेबलिंग एरोमेटिक रेजिड्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इम्पार्टिंग अ यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज टू मास रेशियो एंड डीनेचरिंग सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स, एसडीएस। एसडीएस इज सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। टॉपिक आपको पता चल गया। पेज रोल क्या होता है एसडीएस? एसडीएस इज बेसिकली अनायनिक एजेंट, अनायनिक डिटर्जेंट। क्या करता है? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करता है ताकि डीनेचर कर सके प्रोटीन्स को लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। ब्रेक्स नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। denature proteins। also SDS प्रोटीन्स को बाइंड करता है और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज टू मास रेशियो। सेपरेशन बेसिस क्या होगा? ये चार्ज टू मास रेशियो है, इक्वल हो जाता है सारे प्रोटीन्स के लिए। तो माइग्रेशन थ्रू polyacrylate gel that depends purely on molecular weight mass, ना ही शेप पे ना ही ओरिजिनल चार्ज पे माइग्रेशन पॉसिबल है और प्योरली डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? ए ऑप्शंस में क्या है? क्लीविंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। एसडीएस का रोल तो नहीं है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्पेसिफिकली रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बीटा मरकैप्टोनोल, मरकैप्टो इथेनॉल, और यू कैन से डीटीटी, दैट इज डाइथियोथ्रीटोल, right? It cleaves disulfide bonds specifically, and option C is in binding exclusively to basic amino acid. SDS interact करता है non specifically with the hydrophobic backbone, not exclusively with the basic amino acid. Non specifically with hydrophobic बैकबोन ऑफ प्रोटीन, ना कि बेसिक अमीनो एसिड एक्सक्लूसिवली। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लोरेसेंटली लेबलिंग एरोमेटिक रेसिड्यूज। एसडीएस के पास कोई फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज नहीं होती है एंड इट ऑल्सो डजंट लेबल एरोमेटिक रेसिड्यूज। तो जो भी हमने ये ऑप्शंस देखे हैं इनसे हमें 4 फैक्ट्स पता चले हैं अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। जैसे एसडीएस के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही वो एरोमेटिक रेजिड्यूज को लेबल करता है, राइट। सेकेंड, हमें पता चला कि एसडीएस नॉन स्पेसिफिकली हाइड्रोफोबिक बैकबोन से बाइंड करते हैं, ना कि एक्सक्लूसिवली बेसिक अमीनो एसिड्स को। जब भी आप कोई एमसीक्यू लगाते हैं या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शंस, राइट, उन पे ज्यादा ध्यान दिया करो, राइट। जब भी क्वेश्चन आएगा इन द एग्जाम होल, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शंस वेरी इजीली एंड क्विकली विद रिस्पेक्ट टू द करेक्ट ऑप्शंस। इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइमरी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एनरिचिंग अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन। क्या ऑप्शन है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, रेड एल्गी या मिथेनोजेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया AKA ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक
oxygenic, that means oxygenic photosynthesis. टॉपिक हमारे पास मिल गया. इवन अर्थ एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग बात की हुई है. तो टॉपिक क्या होगा, हमें अर्थ की इवोल्यूशन भी पढ़ना है, अर्थ का इवोल्यूशन भी पढ़ना है. और माइक्रोब्स के रिगार्डिंग है तो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी भी हमें देखनी है. माइक्रोबियल डाइवर्सिटी सब टॉपिक जैसे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हमें पता होना चाहिए. उसके अलावा बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है इनकी रीजनिंग भी हमें पता होना चाहिए. ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में बेसिकली साइनोबैक्टीरिया, दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म to evolve the ability of using water as an electron donor in photosynthesis, और वो ऑक्सीजन रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑर्गेनिज्म to evolve the ability to use water as an electron donor in photosynthesis, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट. साइनोबैक्टीरिया याद रखना. बाकी ऑप्शन जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ये स्ट्रिक्टली एनारोबिक बैक्टीरिया है. एनारोबिक जो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है. एन ऑक्सीजनिक, तो पूछा क्या है ऑक्सीजनिक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है. देन वी हैव रेड एल्गी, दीज आर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक organisms. Methanogens, that means मिथेनोजेंस क्या है, एनारोब्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मिथेन, इसलिए इनका नाम पड़ा मिथेनोजेंस. CH4 ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मिथेन प्रोड्यूस करते हैं. और एक कौन से डोमेन से बिलोंग करते हैं, आर्की. राइट. बाकी चीजें आपको क्या याद रखनी फॉर द सैट एग्जाम्स, इवोल्यूशन यूनिट से और माइक्रोबायोलॉजी. राइट. टॉपिक्स क्या होंगे, अर्थ इवोल्यूशन और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी. आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजनिक वर्सेस अनऑक्सीजनिक, रिवाइज कर लेना. आपको स्ट्रोमेटोलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए. स्ट्रोमेटोलाइट्स, इस टर्म को रिमेंबर करना. स्ट्रोमेटोलाइट्स, अर्लीस्ट फॉसिल एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ प्रोवाइडेड बाय स्ट्रोमेटोलाइट्स. देन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, देन एटमॉस्फेरिक चेंज जो ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. टॉपिक मिल गया GPCR. मैंने जो यूनिट 2 सेल बायोलॉजी लेक्चर कंप्लीट करवाया था कंप्लीट रिवीजन में, राइट, उसके एंड में 2 पेजेस मैंने GPCR के भी डाले हैं. हाईली रिकमेंडेड, वो 2 पेज आप रिवाइज करके चले जाना. GPCR से क्वेश्चंस वहीं से आ जाएंगे. क्वेश्चन देखते हैं. द GPCR एक्टिवेशन लीड्स टू एक्सचेंज ऑफ विच मॉलिक्यूल ऑन G alpha subunit. ऑप्शंस, phosphorylation of GDP to ATP, exchange of bound GDP for GTP, hydrolysis of GTP to GMP and binding of CAMP directly. करेक्ट ऑप्शन है इसका exchange of bound GDP to for GTP. पूरा मैकेनिज्म आपको देखना है GPCR का. इनएक्टिव स्टेट देखना है, कौन से लाइगेंड बाइंड हो रहे हैं और एक्टिवेट हो रहे हैं. इवन द एक्सचेंज प्रोसेसेस. इनकरेक्ट ऑप्शन देखते हैं पहले. फर्स्ट ऑप्शन फॉस्फोराइलेशन ऑफ GDP टू ATP इनकरेक्ट होता है बिकॉज GDP कन्वर्ट होता ही नहीं है ATP, ना ही डायरेक्टली फॉस्फोराइलेट होता है.
हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी टू जीएमपी, हालांकि ये गलत है, जीटीपी टू जीडीपी होता है, राइट, जीएमपी नहीं होता है। एंड वाया जीटीपी इज एक्टिविटी, जीटीपी इज एक्टिविटी ऑफ जी अल्फा सब यूनिट, जी अल्फा सब यूनिट तो था लेकिन जीटीपी टू जीडीपी हो रहा था, ना कि जीएमपी। देन नेक्स्ट ऑप्शन बाइंडिंग ऑफ सीएमपी, CAMP, it is a intracellular second messenger, राइट, ये बाइंड नहीं करता है जीपीसीआर को ड्यूरिंग इनिशिएशन फेज, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आपको क्या याद रखना है, जीपीसीआर्स दे आर आल्सो नोन एज serpentine receptors और 7 transmembrane domain receptors, serpentine, सेट एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, और ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर्स, राइट। ऑल्सो जीटीपीएस एक्टिविटी, उसके अलावा टॉपिक रेगुलेटिंग प्रोटीन्स, कौन से, जीएपी एंड जीईएफ, GEF that is guanine nucleotide exchange factors, और इनका रोल, GAP GTPase activating proteins, or you can say RGS regulators of G protein signaling। सब यूनिट्स के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, राइट। इन 2 पेजेस में आपको वो सब मिलेगा, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम assumes all of the following conditions except, हमने जो 5 मिनट रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें हार्डी-विनबर्ग के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है उस लेक्चर में है, उस वीडियो में है, राइट। उसके रिगार्डिंग पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। assumptions पूछा है बेसिकली, assumptions ऑफ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। एक्सेप्ट, इन वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया करो, पूछा क्या गया है, सिली मिस्टेक्स यही हो जाती हैं। लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मेटिंग, एक्टिव नेचुरल सिलेक्शन और एब्सेंस ऑफ जीन फ्लो और माइग्रेशन। करेक्ट आंसर है इसका एक्टिव नेचुरल सिलेक्शन। जो अजम्पशंस थे, 5 बेसिक अजम्पशंस थे, राइट। नो म्यूटेशन, रैंडम मेटिंग, जीन फ्लो नहीं होता था, नो जीन फ्लो, इनफाइनाइट पॉपुलेशन साइज, और यू कैन से लार्ज पॉपुलेशन साइज, एंड नो नेचुरल सिलेक्शन। एक्सेप्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव तो होता ही नहीं होता है, नो होना चाहिए। इसके अलावा आपको इक्वेशंस देखने हैं, p + q = 1, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस इन केस आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए, राइट। सेट एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए। अगर इन केस आपने डिटेल में वो यूनिट कवर नहीं करी है, अगर ये फॉर्मूलाज पता हो और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, अगर वो आपने एक बार ऊपर से देखा हो, स्किम किया हो थ्रू दैट टॉपिक, तो आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। आप ये वीडियो देख लेना, 5 मिनट भी मुश्किल है, पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे है, आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cell organelle is the primary site for oxidative phosphorylation and ATP synthesis via chemiosmosis? टॉपिक हमें पता चल गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और कीमियोऑस्मोसिस। ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी आपको रिवाइज करना है, कीमियोऑस्मोसिस भी आपको रिवाइज करना है। उसके अलावा ईटीसी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इस सेल ऑर्गेनली में, ईआर में प्राइमरी साइट है किस लिए? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग, लिपिड सिंथेसिस एंड कैल्शियम स्टोरेज। जब भी क्वेश्चन आता है विच सेल ऑर्गेनली इज द प्राइमरी साइट फॉर प्रोटीन फोल्डिंग, क्या टिक करना है? ईआर। फॉर लिपिड सिंथेसिस ईआर, कैल्शियम स्टोरेज ईआर, एंड गोल्गी apparatus organelle it is involved in modifying, राइट? ये जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन्हीं वर्ड्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं। सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर सिक्रीशन and delivery to other organelles. Peroxisome involved in beta oxidation, that is fatty acid breakdown. Beta oxidation. बाकी चीजें आपको क्या याद रखनी है? कंपार्टमेंटलाइजेशन, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इस पे आता है। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस, Krebs cycle, oxidative phosphorylation, where it occurs organally, जैसे ग्लाइकोलिसिस, it occurs in cytoplasm, Krebs cycle, or you can say citric acid cycle, where it occurs mitochondrial matrix, oxidative phosphorylation, or you can say ETC, it occurs in inner mitochondrial membrane, which is known as Christie. और कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, इनहिबिटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने ईटीसी इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है। और एटीपी कैलकुलेशंस, क्वेश्चंस यहां से ज्यादा फॉर्मुलेट हो सकता है। हाउ? जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH, it yields approximately 2.5 to 3 ATP, and oxidation of 1 FADH2 approximately 1.5 to 2 ATP. ATP calculations और ETC inhibitors important है। Next question is a restriction endonuclease that cuts DNA. Restriction endonuclease टॉपिक मिल गया आपको, राइट? 5 मिनट रिविजन सीरीज में मैंने ये टॉपिक भी कवर करवाया हुआ है, 5 मिनट की वीडियो है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, इवन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है restriction endonuclease that cuts DNA at asymmetrical sites, creating overhanging single-stranded ends, produces what? Answer is sticky ends. इसी क्वेश्चन से हमें 3 चीजें पता चली। restriction endonuclease क्या करता है? डीएनए को asymmetrical sites पे कट करता है, कटिंग डीएनए एट asymmetrical sites, और उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? ओवरहैंगिंग एंड, और वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। और क्या प्रोड्यूस करता है? किस टाइप के एंड्स होते हैं? दैट इज स्टिकी कोहेसिव एंड्स। पूरा मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस, पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सीक्वेंसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे घातक आपने सुना होगा, राइट? इको R1 का,
मैकेनिज्म क्या होता है बेसिकली, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस को, फिर वो एंजाइम कट करता है दोनों स्ट्रैंड्स को, या तो स्टैगर्ड एसिमेट्रिकल पोजीशंस पे, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट्स बन जाता है, अनपेयर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स जो हैंग होते हैं दोनों एंड पे। एंजाइम कट करता है, एंजाइम कट्स बोथ द स्ट्रैंड्स। Staggered asymmetrical positions. कट करने के बाद it leaves a short segment of unpaired single stranded nucleotides जो हैंग करते हैं एट ईच एंड्स। और ये जो ओवरहैंगिंग सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं इनको हम कोहेसिव एंड्स बोलते हैं, और स्टिकी एंड्स। कोहेसिव एंड क्यों बोलते हैं, वो इजीली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स फॉर्म कर सकते हैं जो भी ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स मैच करेंगे, राइट। उसके कॉन्ट्रास्ट में आपको ब्लंट एंड्स भी पता होने चाहिए, ब्लंट एंड्स एंड स्टिकी एंड्स। ब्लंट एंड में कोई भी ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स नहीं होते हैं, नो ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स। उसके अलावा कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको देखने हैं, क्लासिफिकेशन आपको देखनी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, टाइप 1, 2 एंड 3, राइट। कुछ एग्जांपल्स आपको देखने हैं, जैसे इको R1 कट करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATC, जिसकी वजह से स्टिकी एंड्स होता है एट 5 प्राइम, ओवरहैंग्स हमें मिलता है। उसके अलावा एग्जांपल्स HindIII, राइट, नोमेनक्लेचर, सब आपको इस 5 मिनट रिवीजन सीरीज में टॉपिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे मेरे चैनल पे मिल जाएगा। 5 मिनट की वीडियो है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इम्यूनोग्लोबिन क्लास, टॉपिक क्या है, इम्यूनोग्लोबिन इज सिक्रेटेड एज डाइमर एंड इज प्रीडोमिनेंट in mucosal secretions like saliva and colostrum। इसी क्वेश्चन से हमें 2-3 चीजें पता चली। इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं वो सब भी हमें ऑप्शन से दिख रहा है कि काफी टाइप्स होते हैं। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है इम्यूनोग्लोबिन से, ये एमसीक्यू आपने देखा, टॉपिक आपको पता चल रहा है इम्यूनोग्लोबिन, राइट। पूछा क्या है, एज अ डाइमर, और प्रीडोमिनेटली कहाँ पे होता है, like saliva and colostrum। डिफरेंट क्लासेस हमें दिख रहा है इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस, राइट। स्ट्रक्चर्स, लोकेशन, और डाइमर है, मोनोमर है, या फिर पेंटामर है। 3-4 चीजें हमें पता चल रही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। अब इम्यूनोग्लोबिन A और बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है वो भी हम देखते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। इस निमोनिक से याद रख लेना, गेम्ड, इम्यूनोग्लोबिन G, A, M, E एंड D। G, इम्यूनोग्लोबिन G, ये मोनोमर है,
Mono means single unit. A, immunoglobulin A. This is dimer. क्वेश्चन में यही तो पूछा था. Immunoglobulin M, immunoglobulin E, and then we have D. अब immunoglobulin G क्या है? मोनोमर है. और लोकेशन क्या है? It is most abundant in serum. Almost 80% you will found it in serum. इकलौता एंटीबॉडी है which is capable of crossing the placenta. Placenta immunoglobulin A, dimer in secretions and monomer in serum. It is the second most abundant. It is the first IgG and second most is IgA in serum. Or predominant in secretions like colostrum, saliva, tears, and respiratory mucus. IgM, it is a pentamer. Pentamer basically structures के ऊपर है. स्ट्रक्चर्स देख के जाना. पेंटामर, दिस इज पेंटामर. आईजीएम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा. आईजीएम क्या है? मोनोमर है. लाइट चेन और हैवी चेन्स भी होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी देखना है. आईजीए इज अ डाइमर. दिस इज J चेन होती है इन IgA. IgM, it is the heaviest antibody. और 5 है, that means it is also linked by J chain. J चेन किसमें होती है? A और M. जैम से याद रख लेना, जैम. J चेन इन A and M. First antibody produced in response to antigen. That is primary immune response. And it is highly effective in activating the classical complement pathway or agglutination. Agglutination में कौन सी एंटीबॉडी होगी? IgM. IgE, it is a monomer. लोएस्ट कंसंट्रेशन होती है इस एंटीबॉडी की इन सीरम. एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट दी पैरासिटिक इन्फेक्शंस. कौन सी? IgE. IgD, इट इज ऑल्सो अ मोनोमर, राइट. जो बी सेल मैच्योरेशन और एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgD, इन्वॉल्व इन बी सेल मैच्योरेशन एंड एक्टिवेशन. क्लासेस आपको पता है, स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, लोकेशंस आपको पता होने चाहिए. ऑल्सो द पॉलीमेरिक फॉर्म्स, मोनोमर कौन सी है और डाइमर कौन सी है और पेंटामर कौन सी. पॉलीमेरिक फॉर्म्स. उसके अलावा आपको इनकी वैलेंसी, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए. एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, मोनोमर्स GED, इनकी वैलेंसी, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी होती है? 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. डाइमर्स we have only one, that is A, IgA. It has 4 binding sites. And pentamer, that is M, it has theoretically 10. PM10 से याद रख लेना. पर्टिकुलेट मैटर आपने पढ़ा होगा 10, राइट. PM10 से याद रख लेना. पेंटामर है और IgM है. और इसके पास वैलेंसी कितनी है? एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी है? 10 है.
इसके अलावा आपको हैवी चेन्स के बारे में पता होना चाहिए। हैवी चेन्स एग्जाम्पल, यूनिक हैवी चेन टाइप है गामा। गामा जी फॉर गामा किसमें है? एंटीबॉडी आईजी जी में। अल्फा ए फॉर अल्फा आईजी ए। देन यू हैव म्यू गामा फॉर आईजी जी, अल्फा starting from A for IgA, mu starting from M, remember IgM, epsilon starting from E, किसमें है? IgE में। and you have delta starting from D, किसमें है? IgD में। राइट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्लासिकल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयंस बाइंड डायरेक्टली टू कैल्शियम आयंस। टॉपिक हमारे पास क्या आया? मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। राइट, इसके रिगार्डिंग ऑप्शंस भी देखेंगे, ऑप्शंस जो करेक्ट है और जो इनकरेक्ट है दोनों को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्रोपोनिन सी। कैल्शियम आयन किसके साथ बाइंड करते हैं? ट्रोपोनिन सी से। जब भी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो भी एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होता है, उसकी वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होता है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सार्कोप्लाज्म। राइट, तब जाके ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये बाइंड करते हैं डायरेक्टली टू द ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का सब यूनिट है ट्रोपोनिन सी। इससे कैल्शियम आयंस डायरेक्टली बाइंड करते हैं। इस बाइंडिंग की वजह से कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में। कॉन्फॉर्मेशनल जहां पे भी आता है समझ जाना, शेप चेंज होती है इन द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है इसकी वजह से इट विल पुल ट्रोपोमायोसिन अवे फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन मोनोमर्स, जो कि एक्टिन फिलामेंट्स होता है। ट्रोपोमायोसिन अवे, remember away from myosin binding sites on actin monomers। इसकी वजह से क्या होता है? जैसे ही बाइंडिंग साइट एक्सपोज हुई, मायोसिन हैवी चेन हेड, इट कैन बाइंड टू एक्टिन, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म होते हैं। राइट, एंड इट विल ड्राइव द मसल कॉन्ट्रैक्शन। बाकी ऑप्शन ट्रोपोमायोसिन, अभी हमने देखा कि कैल्शियम तो ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन का रोल क्या था? ब्लॉक करता है एक्टिव साइट को और इनडायरेक्टली ब्लॉक करता है एक्टिव साइट merely in relaxed state। मायोसिन हैवी चेन, इसके पास एटीपीएस साइट होती है, बाइंड्स टू एक्टिन। एक्टिन के साथ कौन बाइंड करता है? मायोसिन हैवी चेन हेड। एक्टिन मोनोमर्स, इनके पास बाइंडिंग साइट्स होती है फॉर मायोसिन हेड्स, ना कि कैल्शियम के साथ। राइट, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन तो मैकेनिज्म एक बार देख लेना। उसके अलावा आपको ट्रोपोनिन
ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के जो सब यूनिट्स हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, CIT. C फॉर कैल्शियम बाइंडिंग, ट्रोपोनिन सी कैल्शियम बाइंड करता है डायरेक्टली, I दैट इज इनहिबिटरी, ये इनहिबिट करता है एक्टिन मायोसिन के इंटरेक्शन को, I इज इनहिबिटरी, एंड T इज ट्रोपोनिन T दैट इज ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग, जो डायरेक्टली बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन को, ताकि पूरा ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को एंकर कर सके, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग, राइट। इसके अलावा आपको एटीपी के बारे में पता होना चाहिए, राइट। रोल ऑफ एटीपी एंड कैल्शियम इन दी मसल कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सार्कोमेयर्स। ऑल्सो ए बैंड और आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। Next question, in lac operon regulation in E. coli, lac operon topic super important, SAT एग्जाम हो या फिर आपका CSI या DBT एग्जाम क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट, lactose acts as inducer by binding directly to, आंसर lac repressor protein। पूरा लैक ऑपेरॉन रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए एंड देयर रोल। रेगुलेटर जीन है, प्रोमोटर, ऑपरेटर and the structural genes। लैक ऑपेरन है Z, लैक Z, लैक Y, लैक A। इसके लिए मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी ऑल इन वन वीडियो लैक ऑपेरॉन की, इवन लैक म्यूटेशंस के बारे में भी है डिटेल में। CSIR में किस टाइप के क्वेश्चन आए इन पार्ट C, राइट, वो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक वाइज, राइट। डिटेल में हमने डिस्कस किया लैक ऑपेरॉन एंड लैक म्यूटेशंस के रिगार्डिंग, और पार्ट सी टाइप न्यूमेरिकल्स भी। इसके अलावा फॉर सैट एग्जाम्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लैक जी किसको एनकोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई परमिएज एंड लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज। उसके अलावा आपको इंड्यूसर के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आई वुड सजेस्ट आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो, जो बुक है ये वाला टॉपिक आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो, बिकॉज टेक्स्ट बुक की वर्डिंग मैटर करती है। डायरेक्ट बुक से उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट। ट्रू इंड्यूसर, राइट, लैक्टोज और एलोलैक्टोज के बारे में। उसके अलावा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिप्टोफैन भी, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन, CMP एंड CRP कॉम्प्लेक्स, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ग्लूकोज का इफेक्ट, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निक्स, टॉपिक मिल गया हमें टेक्निक्स पे। टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेट एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज प्रोटीन इंटरैक्शंस इन वीवो, वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया, यूजिंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन इन ईस्ट पूछा है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ईस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम, Y2H। Y2H स्क्रीनिंग टेक्निक होती है जो डायरेक्टली इसमें फिट कर रही है, राइट। इसके डोमेन्स आपको पता होने चाहिए।
उसके अलावा बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? स्नो ड्रॉप आपको पता होगा, स्नो ड्रॉप, राइट, ये निमोनिक है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन। ऑल्सो रिमेंबर वेस्टर्न ब्लॉटिंग इट इज इन विट्रो, ना कि इन वीवो। इन वर्ड्स पे भी ध्यान देना है, जो क्वांटिफाई करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स को। यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन्स को स्पेसिफाई करना पूरे सैंपल मिक्सचर से यूजिंग एंटीबॉडीज। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एनालाइज करता है, डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंसेस को। उसके अलावा क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन चिप, ये मैप करता है फिजिकल इंटरैक्शंस, मैपिंग फिजिकल इंटरैक्शन स्पेसिफिकली किसके बीच में? प्रोटीन्स एंड डीएनए, ना कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन या बाइंडिंग। आपको कौन से कॉन्सेप्ट याद रखने हैं स्पेसिफिकली फॉर द सैट एग्जाम? इन वीवो नेचर, इन वीवो और इन विट्रो। कॉमन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आपको देखना है। जैसे GAL4, राइट, सिस्टम यूटिलाइज करता है GAL4 को फ्रॉम यीस्ट, और लेक्स से VP16, ये बैक्टीरियल या वायरल ऑरिजिन से। Next question is the key enzyme involved in retroviral reverse transcription. Topic transcription है, that synthesizes DNA from RNA template is. Correct option क्या है? Reverse transcriptase, RNA dependent DNA polymerase. आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन, उससे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रल डोग्मा, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन, राइट, डीएनए टू आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से डीएनए, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन्स का बनना फ्रॉम mRNA, दैट इज ट्रांसलेशन। सिंपल मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इफ यू आर टारगेटिंग CSIR, सैट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे इसमें एंजाइम्स के बारे में पूछा है, राइट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स मैंने अपने वीडियो पे डाले हैं, एंजाइम्स के रिगार्डिंग, पॉलीमरेजेस इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इवन यूनिट 3 कंप्लीट रिवीजन, वो वाली PDF सुपर इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नो मैटर व्हाट आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे इन वीडियोस में, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, बाकी एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए, इवन आपको इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, राइट। और रेट्रोवायरल है तो इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको पता होना चाहिए। रेट्रोवायरसेस सच एज HIV, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, जो बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, ऑलरेडी 13 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, अगर आपने उसमें देखा है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कौन से वायरस में है, एग्जांपल्स मैंने स्टेट किए हुए हैं, राइट। लेक्चर्स आप जाके देख सकते हो। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1,
ये है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमरली दे आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज 1 का रोल है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में। आरएनए पॉलीमरेज 2, इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। राइट, इन चीजों पे भी ध्यान देना है, डीएनए पे डिपेंड करता है एंड इट इज अ आरएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। राइट, एंड टर्मिनल ट्रांसफरेज, इट इज यूनिक पॉलीमरेज जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है एट द 3 प्राइम एंड विदाउट रिक्वायरिंग एनी टेम्पलेट स्ट्रैंड, विदाउट एनी टेम्पलेट। बाकी कॉन्सेप्ट फॉर सैट एग्जाम स्पेसिफिकली आपको एंजाइमेटिक फंक्शंस पता होने चाहिए। जैसे हमने देखा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी जो सिंथेसाइज करती है पहले डीएनए स्ट्रैंड को फ्रॉम वायरल आरएनए। वायरल आरएनए से डीएनए का स्ट्रैंड बनना, दिस इज द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय RNA dependent DNA polymerase. Then you should know RNase H activity. RNase डिग्रेड करता है और रिमूव करता है ओरिजिनल वायरल आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड को एक बार कॉपी हो जाने के बाद। उसके अलावा आपको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, ये सिंथेसाइज करता है सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ताकि उसको डबल स्ट्रैंड बना सके। उसके अलावा एक्टिविटीज आपको पता होनी चाहिए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज। राइट, इन वीडियोस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। एक्सोन्यूक्लियस विच इज प्रूफ रीडिंग कैपेबिलिटी, कौन सा पॉलीमरेज कौन से स्ट्रैंड पे और कौन सी डायरेक्शन में करता है। उसके अलावा आपको एप्लीकेशंस भी देखने हैं, एप्लीकेशन जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में सी डीएनए लाइब्रेरीज देखी थी, वैसे ही आपको आरटीपीसीआर देखना है। आरटीपीसीआर दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट, which is used to measure gene expression levels and detect RNA virus. Next question, pyruvate dehydrogenase complex. Pyruvate dehydrogenase complex, PDC. It converts pyruvate into acetyl coenzyme in which cellular compartment? Right, compartmentalization important हो जाती है। Answer is mitochondrial matrix. This is link reaction, pyruvate decarboxylation. ये हमारा टॉपिक है, इसको हमें रिवाइज करना है। Known as link reaction, right? Bridges anaerobic glycolysis, ये डायरेक्ट टर्म्स आती हैं जो कहां होता है, साइटोसोल में होता है। Bridges anaerobic glycolysis and aerobic citric acid cycle. That is Krebs cycle. Right? Reaction important है। Inside the matrix कौन सा एंजाइम होता है? PDC, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जो कन्वर्ट करता है पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में। राइट, acetyl coenzyme, it is a 2-carbon acetyl group which is attached to coenzyme A and which produces acetyl coenzyme, carbon dioxide and NADH. Summary याद रख लेना, compartmentalization देख लेना, summary of these cycles, summary, right? Standard books के
चैप्टर कंप्लीट होने के लास्ट में समरीज गिवन होती है, राइट। कौन से यूनिट से कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए वो मैं टेलीग्राम पे डालती हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ग्लाइकोलाइसिस हमने देखा, साइटोसोल, पायरुवेट डी कार्बोलेक्स किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एक्सेप्शन है जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज होता है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज SDH, राइट, इट इज बाउंड टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक्सेप्शन। और ETC हमने देखा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके अलावा एंजाइम्स आपको पता होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स है तो इसके एंजाइम्स भी होंगे, एंजाइम्स ऑफ PDC। 3 एंजाइम्स होता है, E1, E2 एंड E3। E1 इज पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज जो डी कार्बोक्सिलेज का काम करता है। E2 इज डाइहाइड्रोपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, E2 इज हाइड्रोलिल पोइल ट्रांसएसिटाइलेज। बार बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा। प्रोनाउंसिएशन शुडंट बी योर इशू। डाइहाइड्रो लिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। उसके अलावा कोएंजाइम्स 5 एसेंशियल कोएंजाइम्स होता है, राइट। TPP क्वेश्चन पूछ लेता है, ये भी हम ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। FAD, राइट, विटामिन B2, NAD, विटामिन B3, TPP is for विटामिन B1, कोएंजाइम A, विटामिन B5। रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए, ADP, AMP, NADP, कैल्शियम और पायरुवेट, इनका हाई लेवल्स हो तब एक्टिवेट हो जाता है। और इनहिबिट कौन करता है, जब सिग्नल हो, जैसे ATP का हाई एनर्जी सिग्नल है, एसिटाइल कोएंजाइम हाई लेवल पे है, NADH फीडबैक इनहिबिशन, और पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज काइनेज PDK, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। समरीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इकोलॉजिकल इंटरैक्शन, टॉपिक हमारे पास है इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस, बायोटिक इंटरैक्शंस, यूनिट इकोलॉजी, रिप्रेजेंट्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। सिंबल्स पे ध्यान देना, सिंबल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉजिटिव पॉजिटिव बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट स्पीशीज, आंसर इज म्यूचुअलिज्म। Mutualism, both the species are benefited, both positive positive, both are benefited. Commensalism, it is positive and not, you can say 0. One species is benefited, the other is unaffected. Commensalism, negative positive, negative and not, you can say 0. One species is harmed, the other is unaffected. Parasitism, positive and negative, one species is benefited, one is harmed. What you have to remember is examples, right? Mutualism, commensalism, parasitism, predation, even you can say competition, and commensalism. These are the biotic interactions. ऑप्शंस में हमने 3-4 देखे हैं बायोटिक इंटरैक्शंस। आपको पहले तो साइंस पे ध्यान देना है, साइंस एंड सिंबल्स, राइट। ट्रैप यहीं पे हो सकता है एग्जाम में। को इवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म दे लीड टू को इवोल्यूशन। एंडो और एक्टो पैरासाइट्स आपको पता होना चाहिए, एंडो एंड एक्टो। उसके अलावा एग्जाम्पल सुपर इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअलिज्म आपको पता है, बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड, साइंस। This is commensalism, positive, not. One is benefited, other is unaffected. Then parasitism, positive, negative. Predation, याद रखना, it is also positive, negative. This is parasitism, this is predation.
दिस इज कॉमेंसलिज्म एंड दिस इज कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन में नेगेटिव नेगेटिव, इमेंसलिज्म नेगेटिव नॉट. एग्जाम्पल, म्यूचुअलिज्म आप किस में देखते हो? लाइकेंस में आप देखते हो. लाइकेंस में एल्गी एंड फंजाई, ऑल्सो माइकोराइजा, फंजाई एंड हायर प्लांट्स. कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है ऑर्किड्स ऑन मैंगो, इवन बार्नेकिल्स ऑन वेल्स, barnacles on whales. राइट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. पैरासिटिज्म, कस्कटा जिसको हम डोडर बोलते हैं, अगर आपको डोडर नहीं पता हो दैट इज कस्कटा. लीवर फ्लूक या टिक्स ऑन एनिमल्स. प्रेडेशन, tiger, deer, picture plant, these are examples of predation. Competition में abandon, tortoise and goats in Galapagos. Amencilism, penicillium killing bacteria. और ब्लैक वॉलनट ट्री. अब आपको कुछ टर्म्स भी याद रखने हैं, जैसे ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है. ऑब्लिगेटरी वर्ड कहीं पे भी आ जाता है, दैट मीन्स वो स्पीशीज दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही है. एग्जाम्पल है जैसे लाइकेंस है, म्यूचुअल एसोसिएशन है. एग्जाम्पल माइकोराइजा. उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है फिग ट्री एंड बास. इसमें टाइप को इवोल्यूशन देखने को मिला है, जहां स्पेसिफिक वेस्प स्पीशीज जो होते हैं वो पॉलिनेट करते हैं फिग स्पीशीज को, और फिग बेसिकली उनको ओवी पोजीशन प्रोवाइड करता है. ओवी पोजीशन मींस एग लेइंग साइट्स. फिर उसके बाद टर्म आता है फैकल्टेटिव मींस म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है बट एसेंशियल नहीं है फॉर सर्वाइवल. दे कैन सर्वाइव. एग्जाम्पल है सी एनीमोन. इट अटैचेस टू द शेल ऑफ हर्मिट क्रैब. क्रैब को प्रोटेक्शन मिलती है वाया स्टिंगिंग टेंटेकल्स, और एनिमोन को क्या मिलता है? मोबिलिटी मिलती है और फूड मिलता है फ्रॉम द हर्मिट क्रैब. फिर कॉमेंसलिज्म में साइन एग्जांपल्स हमने देख लिया. उसके अलावा एपीफाइट्स और एपिजॉइट्स ऐसे वर्ड्स होते हैं. एपीफाइट्स एंड एपिजॉइट्स. Epiphytes basically fights है. That means plants growing on other trees for support, not nutrition. Only for support. Nutrition नहीं चाहिए. Example है orchids on mango. Epizoids. Epizoi आया, that means animals living on other animals. Example जैसे barnacles. उसके अलावा example है जैसे clownfish and sea anemone. Clownfish and sea anemone. जहां नेगेटिव साइन आता है उनको हम नेगेटिव इंटरेक्शंस बोल देते हैं. एंटागोनिज्म, जहां हार्मफुल रिलेशनशिप होता है, जैसे पैरासिटिज्म में एक अफेक्ट हो रहा है, एक हार्म हो रहा है और एक बेनिफिट हो रहा है. इसमें एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं एंडोसाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स. कौन से एक्टोपैरासाइट्स हैं, कौन से एंडोपैरासाइट्स हैं? कस्कुटा जिसको डोडर बोलते हैं या फिर हिंदी में अमर बेल बोलते हैं. राइट, इट इज एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट्स. लीवर फ्लू एंडोपैरासाइट्स है. प्लाज्मोडियम जिसको मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स होता है. फिर इसके अलावा होता है एक ब्रूड पैरासिटिज्म. ब्रूड इट इज अ बिहेवियरल अडेप्टेशन. एग्जांपल है जैसे कुकू एंड क्रो.
कुकू, कोयल जिसको बोलते हैं, एंड क्रो। रूट पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। देन वी हैव प्रिडेशन। प्रिडेशन में आपको डिफेंसेस पता होने चाहिए। डिफेंस सिस्टम सुपर इंपॉर्टेंट है इन प्रिडेशन। केमिकल डिफेंसेस है, एग्जाम्पल जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंसेस, केमिकल, मॉर्फोलॉजिकल या कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग जिसको हम क्रिप्सिस बोलते हैं, क्रिप्सिस। देन वी हैव फाइटोफेगस इंसेक्ट्स, फाइटोफेगस इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखना डिफेंस सिस्टम। कंपटीशन आपको पता होना चाहिए, गॉस प्रिंसिपल, गॉस प्रिंसिपल, राइट। एमेंसिलिज्म, एंटीबायोसिस, एलिलोपैथी, एंटीबायोसिस, एलिलोपैथी। एंटीबायोसिस का एग्जांपल है जैसे पेनिसिलिन, सिक्रीट करता है पेनिसिलिन जो किल करता है अपने सराउंडिंग बैक्टीरिया। ना ही कोई डायरेक्ट बेनिफिट होता है बट बैक्टीरिया डाई कर जाता है। ब्लैक वॉलनट ट्री एग्जांपल है एलिलोपैथी का। एलिलोपैथी दैट मींस प्लांट्स आर सिक्रेटिंग टॉक्सिक केमिकल्स ताकि वो दूसरे प्लांट्स को बचा सके, प्रिवेंट कर सके फ्रॉम ग्रोइंग इट नियर बाय। एग्जांपल है ब्लैक वॉलनट ट्री। साइंटिफिक नेम है जुगलेंस निग्रा, जुगलेंस निग्रा, राइट। जुगलेंस है तो वो सिक्रीट करते हैं केमिकल जिसको जुगलोन बोलते हैं। क्या? जुगलोन या जगलोन। फिर हमारे पास आते हैं न्यूट्रल इंटरेक्शंस भी होते हैं इनके अलावा, जिसको हम न्यूट्रलिज्म बोल देते हैं। एग्जांपल जैसे स्पाइडर और ट्री, दे आर लिविंग इन द सेम फॉरेस्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं होता एक दूसरे पे, 0-0 न्यूट्रलिज्म, राइट। मेन फोकस आपका इन्हीं पे होना चाहिए, वर्ड्स पे होना चाहिए। ऑब्लिगेटरी, को इवोल्यूशन, एपिफाइट्स, होस्ट स्पेसिफिक, होस्टोरिया, होस्टोरिया या फिर ब्रूड। प्रिडेशन में वर्ड्स जैसे कैच, किल, एनर्जी। कंपटीशन में जैसे गॉस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। एमेंसिलिज्म में जैसे एंटीबायोसिस और एलिलोपैथी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। टॉपिक मिल गया प्रोग्राम्ड सेल डेथ, पीसीडी। दैट प्लेज एन एसेंशियल फिजियोलॉजिकल रोल इन टिश्यू homeostasis and embryonic digit separation is called। आंसर क्या होगा इसका? apoptosis, right। apoptosis क्या होता है? it is generally PCD। apoptosis genetically regulated। necrosis is accidental। basically necrosis और apoptosis में difference यहां confusion create होती है। अनकंट्रोल्ड सेल डेथ को हम क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस बोलते हैं। ओटोलाइसिस, इट इज द सेल्फ, ओटो मींस सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स थ्रू देयर लाइसोसोमल एंजाइम्स। इंफाक्शन, इट इज टिश्यू डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी वजह से टिश्यू का डेथ, नेक्रोसिस होना, इन्फेक्शन होता है। आपको क्या याद रखना है? एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंसेस किसके बेसिस पे? एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पे। एपोप्टोसिस क्या है? एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी डिपेंडेंट है, एक्टिव प्रोसेस। नेक्रोसिस इज पैसिव, कोई एटीपी डिपेंडेंट नहीं है। सेल वॉल्यूम पे ध्यान देना है, सेल वॉल्यूम। ये कुछ फीचर्स हैं ऑफ एपोप्टोसिस जिसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं, नेक्रोसिस जिसको एक्सीडेंटल सेल डेथ बोलते हैं। डीएनए फ्रेगमेंटेशन पे या इन्फ्लेमेशन पे। उसके अलावा आपको पाथवेज देखना है, इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। Other than that, caspases important है, right।
ये क्या है? सिस्टीन अस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस हैं जो सिंथेसाइज्ड होते हैं एज एन इनएक्टिव जाइमोजेंस राइट। इसके रिगार्डिंग हमने लेक्चर्स में बात करी है इन बायोकेमिस्ट्री जो भी चल रहे हैं अपने चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो। तो राइट, हमने 25 एमसीक्यूज करे हैं, 25 एमसीक्यूज करे हैं। उसके साथ साथ हमने 25 टॉपिक्स देखे हैं, उन टॉपिक से कितना कितना रिवाइज करना है वो सब देखना है। इट इज अ यूनिक रिविजन स्ट्रैटेजी राइट, और ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। पहले आप एमसीक्यू लगाओ, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस एमसीक्यू में, उसके रिगार्डिंग आप टॉपिक हाईलाइट कर लो, और उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी रिसोर्सेज हैं, स्पेसिफिकली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अभी आपके पास टाइम है सेट एग्जाम्स वालों के लिए राइट। आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया होगा अपना सिलेबस, रिविजन स्टार्ट कर दी होगी। आर सेट सितंबर में है, इवन महाराष्ट्र सेट भी सितंबर में है। उसके साथ साथ आप सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है। टॉपिक हाईलाइट करो, स्टैंडर्ड बुक से समरी देखो, उसके रिगार्डिंग जो जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उनके अंडर सब टॉपिक्स मैंने बताया है, उनको रिवाइज करो अपने नोट्स के राइट। और पीडीएफ्स में डालती रहती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वो भी देख लिया करो। बुक रिसोर्सेस मैं अपडेट कर दूंगी सारे राइट। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब,